हेलो ऑल, वेलकम टू सेशन 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड सम इजी न्यूमेरिकल्स ऑन इट। तो अगर सपोज हम लोग सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है। यहाँ दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, और ये दो वर्ड्स क्या क्या है? दो वर्ड्स है केमिकल और काइनेटिक्स। यहाँ हम केमिकल का मतलब समझते हैं केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब समझते हैं स्पीड और रेट। इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन और द स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जब हम लोग 11th में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते थे तो वो थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो थर्मोडायनामिक्स डज नॉट कंसिडर द टाइम एलिमेंट, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। वो बताता कि रिएक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट कितना समय में होगा ये थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता था। दूसरा और एक चीज था, इट डज नॉट टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा था कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है वो कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता था, वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा कोई भी रिएक्शन, इसके बारे में पक्का पक्का थर्मोडायनामिक्स बोलता था। मतलब हम लोग थर्मोडायनामिक्स से क्या सीखे थे कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। हमने डेल्टा जी पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था। यानी वी कैन से थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन और रादर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो भाई वो कितना स्पीड से हो रहा है, वेदर दिस इज फास्ट और वेदर दिस इज स्लो, ये थर्मोडायनामिक्स को बताते नहीं आ रहा था। फिर क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसका रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे, वो भी थर्मोडायनामिक्स को बताते नहीं आ रहा था। और मैकेनिज्म क्या होगा रिएक्शन का, वो भी थर्मोडायनामिक्स को बताते नहीं आया। एंड दिस इज वेयर केमिकल काइनेटिक्स, ये जो ब्रांच है दैट इज हैविंग एन इंपॉर्टेंस। केमिकल काइनेटिक्स जो है ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry that deals with number 1 rate of reaction, यानी वो कोई भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है, वेदर इट इज स्लो और वेदर इट इज फास्ट, वेदर इट इज इंस्टेंटेनियस, उसके बारे में बताता है। सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा वाला मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी जो जो एस्पेक्ट हमारे थर्मोडायनामिक्स में कवर नहीं हो रहे थे वो सारे एस्पेक्ट कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में जो है केमिकल काइनेटिक्स में कवर हो गए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जो भी ब्रांच में हम लोग केमिस्ट्री के, जो भी पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। पर जब भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो पहला वाला चीज तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब हम अगर सपोज मानते हैं कि हमारे पास में एक रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, R stands for reactants and P stands for product। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगर सपोज इनिशियली हम लोगों ने 10 मोल्स लिए हैं रिएक्टेंट के तो प्रोडक्ट तो 0 रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद में जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना शुरू करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के बाद में रिएक्टेंट्स अगर 8 हो गए तो पक्का पक्का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। नाउ दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करे उतना ही जो है क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बाकी रिएक्टेंट बचा रहेगा ना। थोड़ी देर के बाद में अगर सपोज ये 7 होते हैं तो दिस हैज टू बी 3। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स है वो धीरे 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 जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, व्हेयरएज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस और डिमिनिशेस or disappears or consumed with respect to
टाइम, तो जैसे जैसे समय गुजरता चले जाएगा तो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होंगे या डिमिनिश होंगे या डिसअपियर होंगे या कंज्यूम होंगे। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होंगे, या हम कहेंगे दे अपीयर्स और दे आर फॉर्म्ड और they are reduced as the time pass by। यानी अगर सपोज हमको ये समझना है कि भाई जब स्पीड की बात करेंगे हम लोग, उसके रिएक्शन की रेट की बात करेंगे, तो हमको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इनिशियली अगर सपोज हम लोगों ने 10 मोल्स रिएक्टेंट लिए हुए थे तो इनका रिएक्ट करने का रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वाई? बिकॉज इनका कोलिशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे। सो collision frequency is greater, माने क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उनको रिएक्ट करने का या उनको बम्बार्ड करने का एक दूसरे पे या कोलाइड होने का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो ज़्यादा रहेगा। पर जैसे जैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो उस समय में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि जब वो पार्टिकल 7 हो गए तो इसमें से 3 पार्टिकल तो निकल गए विच आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो अभी बचे हुए हैं 7 पार्टिकल्स। तो जब हम लोगों के पास में 7 पार्टिकल्स है तो एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्लियर के हिसाब से अभी हमारे पास में 7 पार्टिकल्स जो बचे हुए हैं उनका कोलिशन फ्रीक्वेंसी कम होगा। एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 10 पार्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। इसका मतलब जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में टकराएंगे देयर विल बी अ कोलिशन, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट्स आर जनरली कन्वर्टेड इनटू क्या? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट अगर सपोज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके, एंड इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑन टू द रिएक्टेंट साइड, उतना ही ज्यादा कोलिशन होगा और उतने ही ज्यादा जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जो स्पीड रहेगा तब पहले में जब ज्यादा रहेंगे पार्टिकल्स तब ज्यादा होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने लगेंगे तो उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। यानी हमको समझना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, उसका स्पीड जो है वो कम होते जा रहा है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ क्या चेंज हुआ? यहाँ चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसीलिए जब हम लोग स्पीड के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एज the rate of change of concentration of any one of the reactants or products per unit time। यानी जितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, हम उसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सपोज हम इसको ग्राफिकली पुट करना चाहते हैं तो लेट अस कंसिडर अ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। लेट्स से हमारा y एक्सिस पे हम लोगों ने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस पे है टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग ना, अभी ये जो ग्राफ है वाई इट इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, मतलब वो जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि भाई जैसे जैसे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाएगा रिएक्टेंट का, उसका स्पीड जो है, उसका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम वो भी कम कम होते जाएगा, स्पीड कम होते जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोलिशंस जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या होते जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा रिएक्टेंट्स का, वैसे वैसे जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उसका स्पीड जो है वो भी क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा। यानी हम मान के चल रहे कि ये हमारे रिएक्टेंट्स है। सो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा स्पीड भी कम होते जाएगा और इसलिए जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल बनना चाहिए। अब यही हम लोग अगर सपोज प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो जितना रिएक्टेंट कम होते जाएगा उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होते चले जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते गया।
तो प्रोडक्ट जब इंक्रीज होते क्या, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम कम होते जाएंगे प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते जाता है. दैट्स व्हाट वी वर बीइंग सेइंग, रिएक्टेंट डिक्रीजेस, डिमिनिशेस, डिसअपीयर्स या कंज्यूम्ड, व्हेयरएज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अपीयर्स, फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड. तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम. इस हिसाब से अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, फॉर्मुलेट करना है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. इसको समझने के लिए हम फिर से अगर सपोज रिएक्शन कंसिडर करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ओके, और हम देखते हैं कि भाई एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, अगर सपोज हम माने कि दिस इज टाइम t2 and this is time t1, तो इस t1 टाइम पे concentration of reactant is R1 and at time t2 the concentration of reactant is R2. तो उसके हिसाब से the rate of reaction must be equal to change in concentration of R with time, या हम लिख सकते हैं अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. पर क्योंकि हमको पता है कि जो रिएक्टेंट साइड है उधर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो अगर सपोज उधर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा रिएक्टेंट साइड में, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो आपका रेट जो है वो माइनस आएगा, R2 माइनस R1 माइनस आ जाएगा, तो रेट आपका क्या आएगा, माइनस आएगा. और स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकता, और इसीलिए हम जब भी रिएक्टेंट साइड में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक माइनस साइन लगाते हैं, सो दैट इट कंपनसेट्स कि इसका जो भी माइनस साइन आएगा उसको वो कंपनसेट कर ले, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए. लेकिन यही बात अगर सपोज हम लोग प्रोडक्ट साइड करते हैं तो उसी टाइम इंटरवल T1 से T2, तो T1 पे ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे, लेट्स से दिस इज P1, और फॉर टाइम T2 लेट्स से ये हमारा प्रोडक्ट है P2. तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन will be equals to change in concentration of product upon time interval, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. और हमको पता है कि जो प्रोडक्ट साइड है वो इंक्रीज होते जाएगा, यानी उसमें हम लोग लगा सकते हैं प्लस, ये हमेशा ही प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड जो है वो इंक्रीज होते जाएगा. और इसीलिए जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट साइड में तो वो हमेशा माइनस साइन के साथ में आएगा, जब भी हम लोग प्रोडक्ट साइड में कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा प्लस साइन के साथ में आएगा. सो दिस इज व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी चेंज in concentration of reactant side or product side with respect to time या per unit time will be termed as rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव साइन रिएक्टेंट साइड में डिक्रीज इंडिकेट करेगा और प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि वो प्रोडक्ट साइड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से कहते हैं कि change in concentration per unit time या divided by time interval. तो इसके हिसाब से now change in concentration का यूनिट क्या होना चाहिए, concentration का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर, और जो टाइम इंटरवल है डिवाइडेड बाय टाइम. So we can just write it down mole per liter per time. यानी जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का इट शुड बी मोल पर लीटर पर टाइम. अब हम टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन सेकेंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर सपोज बहुत इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा तो इट विल टेक प्लेस इन सेकेंड्स. अगर सपोज
मॉडरेट रेट होगा तो मिनट्स में हो सकता है, और बहुत ही स्लो होगा जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इट विल टेक प्लेस इन आवर्स। तो इसीलिए इसका जो यूनिट है दैट शुड बी मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम जो है वो सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, या फिर आवर्स में हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो अगर सपोज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड दीज आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड वाला होना चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जनरली अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर सपोज एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक शहर है, एक ए शहर है, और वहाँ से हम लोग जो है दूसरे शहर जाना चाहते हैं, बी शहर है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 30 किलोमीटर्स दूर है, और हम लोग को टाइम अगर लगा है 1 आवर वहाँ से ए से बी को पहुँचने के लिए, तो व्हाट मस्ट बी द स्पीड? तो हम लोग कहते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारे हिसाब से जो स्पीड है वो हो जाएगा 30 किलोमीटर्स पर आवर। पर क्या हमारा जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहाँ से ए से लेके बी तक 30 किलोमीटर पर आवर है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया था, जब उसका स्पीड जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तब स्पीड तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और जब हम लोगों ने जाना शुरू किया तो हो सकता है हमारा स्पीड ज़्यादा हो, कहीं पर अगर खाली रास्ता होगा तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा, अगर सपोज कहीं पर स्पीड ब्रेकर होगा तो हमारा शायद स्पीड कम हो जाए। तो हमारा जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली 30 किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो फिर हम लोगों ने 30 किलोमीटर पर आवर क्या बोला है? हमारा ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है दैट शुड बी द एवरेज स्पीड, ये हमारा जो है एवरेज स्पीड होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम लोग रेट कैलकुलेट करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जब रेट कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि रेट कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेट अस अगेन कंसिडर कि भाई एक रिएक्शन है हमारे पास में कि ए और रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो इसमें हमको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चले जाएगा वैसे वैसे जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होते जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कम कम होते जाएगा। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग मानते हैं कि ये ग्राफ हम लोग कंसिडर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बन गया हमारा। तो फॉर टाइम इंटरवल्स दो डिफरेंट जो है टाइम के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज T2 and let's say this is T1, the concentration of reactant B R1 and R2. So we'll calculate the rate of reaction R will be equals to minus R2 minus R1 upon T2 minus T1. So change in concentration over a period of time जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो then this will be termed as average rate of reaction. अब यही चीज अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे जब भी वाला जो एग्जांपल लिया था तो हमने कहा था कि हम 1 आवर में सिटी से एक सिटी से दूसरा सिटी पहुंच गए थे, शहर पहुंच गए थे। तो अगर सपोज हमने वहां पे आपसे ये पूछा कि आप 42 मिनट्स 43 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली आपका स्पीड क्या था, यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए पूछा हुआ है, देन दिस विल बी टर्म्ड एज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट calculated at a particular instant या पर्टिकुलर टाइम पे जो कैलकुलेट किया हुआ है। और
केमिस्ट्री में कभी भी विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करें, फिर वही अगर सपोज हमारे पास में यही हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और हम फिर वही ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये अगर सपोज हमारा कंसंट्रेशन है वर्सेस टाइम, अगर सपोज हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि दिस कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम माने कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस टाइम, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, इस टाइम के लिए अगर सपोज मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो हाउ डू आई कैलकुलेट दैट? ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई वेरी स्मॉल चेंज इन, so minus dx by dt, very small change in distance with respect to very small change in time, या हम कह सकते हैं कि भाई this should be equals to limit delta t tends to 0 delta x by delta t, so at a particular instant of time. And how is this being calculated? इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ को हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ओके, एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल ऑलवेज गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। So instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at a particular instant of time, or average rate of reaction is the rate of reaction carried over a period of time. तो अगर सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन हमको अगर दिया हुआ है तो हमको ये समझ में आता है कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दैट विल बी रिलेटेड टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे फॉर अ रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives twice NH3, जितना समय में नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उतने टाइम में हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया का 2 मोल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो द रेट एट विच हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड है ना इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जितना टाइम में इसका 1 मोल दे रहा है नाइट्रोजन का, उतने ही टाइम में हाइड्रोजन का 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जितना टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल जो है वो डिक्रीज होगा तो अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे। दैट मीन्स टू से व्हाट, तो ये रेट जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा टाइम में हाउ डू वी कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन? तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि हम उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं R इक्वल्स टू माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में माइनस लिखना चाहिए, dN2 by dt, change in concentration of N2 with respect to time should be equals to minus 1 by 3, माइनस इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज होगा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, सो dH2 change in concentration of H2 with respect to time, and that should be equals to 1 by 2, and this should be plus क्योंकि प्रोडक्ट साइड में it will increase, this should be dNH3 by dt, that is change in concentration of NH3 with respect to time. So अगर सपोज हम उनके कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देते हैं तो उनके रेट्स जो है that will be equal. So in this way हम लोग जो है कोई भी अगर रिएक्शन दिया रहेगा उसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल 1, for a reaction H2 gas plus I2 gas gives twice HI gas if the rate of appearance
of Hi is 1.2 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second, then find the rate of reaction and rate of disappearance of H2 and I2। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो दिया हुआ है वो HI का रेट ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोगों को पता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन will be equals to minus dH2 by dt। क्यों माइनस? इसलिए क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड में है। माइनस di2 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I2 with respect to time should be equals to plus 1/2 dHi by dt। अब इसमें हम लोगों को HI का रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है। सो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होना चाहिए R शुड बी इक्वल्स टू प्लस 1/2 dHi by dt। So that is equals to 1/2 to 1.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, that should be equals to 0.6 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second। Similarly, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और I2 है वो सेम होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। मतलब हम डायरेक्टली इसके ऊपर से लिख सकते हैं कि माइनस DH2 बाई dt इक्वल्स टू माइनस DI2 बाई dt, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड I2 शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, यानी ये भी होना चाहिए 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से और एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल 2 है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO in the following reaction is 4.8 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second। और रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 gas plus 5O2 gas gives 4NO gas plus 6H2O gas। और हमको बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ disappearance of oxygen। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि
NO के लिए तो दिया हुआ है, और निकालना किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन और NO का रिलेशन ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन -1/5 DO2 by dt should be equals to +1/4 DNO by dt, है ना। उनके रेट को उनका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस माने -DO2 by dt should be equals to 5/4 DNO by dt। अब DNO by dt तो दिया हुआ है हम लोग को, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है इसका या फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड दैट इज 4.8 into 10⁻⁻⁴ mole per liter per second. So this should be equals to 5 into 1.2 into 10⁻⁻⁴ mole per liter per second। तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 6 into 10⁻⁻⁴ mole per liter per second। That's all in this session. Thanks for watching, and do subscribe to the channel so as to get more videos on these topics and your NEET and JEE preparation.